पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट करके अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। शिफा अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया। इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हॉस्पिटल के आसपास के इलाके को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और मीडिया को भी हॉस्पिटल से दूर रखा गया है। हॉस्पिटल के अंदर भी पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को शिफा अस्पताल शिफ्ट किया गया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि इमरान खान को बेहतर उपचार के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती करवाया जाना चाहिए और ये आदेश उनकी सेहत, जीने के अधिकार और मेडिकल सेवाओं के तक पहुंच के लिए संवैधानिक गारंटी देता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हफ्ते में एक बार उनके परिवार के सदस्य को मिलने के लिए व्यवस्था की जाए और कोर्ट का इमरान खान के पक्ष में फैसला आने के बाद वहां की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी, जिसे अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने अधूरे दस्तावेज और पेपर बुक होने का हवाला दिया और वापस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो शरीफ सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच पीटीआई के नेता जुनैद अकबर ने आरोप ये लगाया कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान से डरती है। अगर इमरान जेल से बाहर आए तो शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ेगी, इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न मानने के बहाने खोज रही है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी अधिकारी और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को राज्य सीआईडी से हटा करके सीबीआई को सौंपने की मांग की है और साथ ही याचिका में कहा गया है कि मूल और अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर, कार्बन प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिट लॉग जैसे सभी फिजिकल और डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकी जा सके। इससे पहले गुरुवार को रांची हाई कोर्ट ने सोरेन सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 11वीं से 13वीं तक की जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार से 15 दिन में जवाब मांगा और वहीं हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद 1 महीने से आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना यह है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। छात्र इसका जवाब देंगे। सोरेन सरकार को झटका, जेएसएससी सीजीएल भर्ती बहाल। सोरेन सरकार का आदेश, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड में बढ़ गया जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल का झमेला। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में 1 महीने से धरने पर बैठे छात्रों की मांग के सोरेन सरकार ने भर्ती पर रोक लगाई, लेकिन सरकार का ये फैसला 72 घंटे बाद ही फेल हो गया। गुरुवार को जेपीएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने झारखंड की सरकारी भर्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन की सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। हम लोग सब जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी यहाँ पे हम लोग ऑफिसर्स हैं, सब लोग इस डिसीजन से बहुत ही खुश हैं कि फाइनली जितने भी लोग यहाँ पे इतने परेशान थे 2-3 दिनों से, सभी लोगों को आज राहत की सांस मिली है। भगवान के दया से और उच्च न्यायालय की बहुत बहुत कृपा है। हम लोग बहुत होपफुल थे और पॉजिटिव रिजल्ट आया है। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। अब आगे जांच होगी या जो भी होगी वो सब हम लोग बहुत वेलकम करते हैं उस डिसीजन को। और हाईकोर्ट ने हमें बोला है कि आप आराम से जाके ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल जो भी डिसीजन होता है, जो भी जांच में आता है, उसके लिए बिल्कुल हम सब रेडी है और हम लोग सब बहुत खुश है। 3-4 दिन से बहुत परेशान सारे लोग थे। फाइनली आज हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हाईकोर्ट का। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन के फैसले से बेरोजगार हुए अफसरों को आज से ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड सरकार से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि इस तरह का फैसला किस आधार पर लिया गया था।
11 to 13 जेपीएससी में स्टे मिला है, सब लोग को अच्छा लग रहा है और ठीक है, हमारे जॉब को रीस्टेट कर दिया गया। अभी हमारा है कि ठीक है, हमें स्टे मिला है, फिर अभी लेकिन प्रोसीडिंग चलेगी, तो आगे जैसा होगा न्यायालय का जैसा आदेश आएगा। जेपीएससी कर्मचारियों को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन जीएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। गुरुवार को जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों ने रांची की सड़कों पर सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। सैकड़ों कर्मचारी हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और सोरेन सरकार से भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया। ये एक हेस्टी डिसीजन है जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन लिया और एक तरफा डिसीजन लिया है। सरकार को लगता है कि करप्शन हुआ है तो पहले जांच करती, उसके बाद हम लोग को हटाती, या दूसरा जैसे न्यायालय के आदेश में कहा गया, जैसे हम लोग के अपॉइंटमेंट लेटर्स में भी है कि जो दोषी पाए जाएंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। तो सरकार को 6 महीने में वो करना चाहिए था। हम लोग को जो दोषी है उनको बाहर निकाल के जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उनको दोबारा से फ्लोट करना चाहिए था। सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं और एक तरफा डिसीजन ले लिया। मेहनत करके अपनी माँ के आंसू को पोंछने की कोशिश करी, ठीक है, और कोई आता है और बोलता है कि सब चोर हैं, तो ये कैसे मान्य होगा? कहाँ से मैं घर चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, और कोई अगर बोलेगा 30 लाख 35 लाख 30,000 35,000 जुटाना मेरे लिए मुश्किल था, और हम 30 लाख 35 लाख कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे, हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारी भी बात सुनी जाए, हमें देखा जाए कि हम किन परिस्थितियों में उठ के और यहाँ तक अपनी नौकरी लिए हैं। जेपीएससी कर्मचारियों को राहत मिलने के बाद अब जीएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है। अब जीएसएससी सीजीएल के कर्मचारी भी हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी उम्मीद है कि सरकार अपना फैसला बदलेगी। हाई कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस का बात किया कि मतलब कि आप बिना इंक्वायरी के किसी को नहीं निकाल सकते है नौकरी से, है ना। तो वैसा ही हम लोग के केस में भी वैसा ही है कि आप जांच करके निकालिए जो मतलब गलत तरीके से पास हुआ है, लेकिन आप कुछ लोग के लिए आप सब लोग को नहीं निकाल सकते, एक तराजू पे नहीं तोल सकते। खुशी लेके आया है, इसमें अभी न्याय की जीत हुई है, क्योंकि सरकार तो बिना जांच पड़ताल किए ही इसको रद्द करने पे मतलब फैसला दे चुकी थी, लेकिन न्यायालय ने इसको अभी अपने विचार में स्टे लगाया है और इस पे आगे देखते हैं क्या होता है। तो जेपीएससी वालों को न्याय मिले उस तरह हम लोग को भी न्याय मिलेगी। हम लोग भी कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं और जो भी हम लोगों के साथ हुई है वो गलत हुई है। जो हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, हम लोग सारे जेन्युइन थे। जो भी चेक करना था हम लोग 2000 है उसको जांच करना चाहिए, ना कि पूरा वैकेंसी को रद्द करना चाहिए। हाँ, जरूर जाएंगे और न्याय तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं और कुछ परसेंट लोगों अगर ऐसे पैसा वैसा का बात है तो उसके चक्कर में बाकी लोगों का तो नहीं ना रद्द होना चाहिए। तो सरकार को सेग्रीगेट करना चाहिए। जेपीएससी वालों को जिस प्रकार से न्याय मिला है हम लोग को उसी प्रकार से न्याय मिल ही जाएगा। सरकार देना चाहेगी तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग कोर्ट के द्वारा तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लोग लगभग लोग जेन्युइन है। अपवाद भाई सब जगह रहता है तो उसका हम नहीं जानते, तो जांच का विषय है, लेकिन हम लोग को न्याय मिलेगा, हम पूरा तरह से आश्वस्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग और एक बाहरी एजेंसी की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी थी। साथ ही 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 1 महीने से आंदोलन कर रहे छात्र अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीने के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है। झारखंड सरकार की मंशा छात्रों के साथ है, गठबंधन सरकार की मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं को लेकर झमेला बढ़ गया है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में धांधली मामले में एसआईटी की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी अधिकारियों और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राज्य सीआईडी से हटाकर सीबीआई को सौंपने की मांग की है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि मूल और अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर कार्बन प्रतियां, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिट लॉग जैसे सभी फिजिकल और डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकी जा सके। अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार ने लाखों छात्रों के साथ धोखा किया है। वहीं जेएमएम का कहना है कि सरकार को पहले से इसका अंदेशा था, लेकिन छात्रों के दबाव में सरकार ने फैसला लिया। 100% बच्चों को ठगा गया है, 100%, और बच्चे भी इनके ठग के चक्कर में फंस गए। इनकी पहले से प्री प्लान था, सब लोग जानते थे, आम आदमी जानता था कि कोर्ट में जाने के बाद इनका जो परीक्षा बहाली का जो रद्द किया गया है वो स्टे होगा, और वही भी हुआ। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर दबाव डाल करके सीबीआई के अनुसंधान जांच करने का काम करें। इस तरह का अंदेशा था शायद, हमें लगता है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मैंने पूछा नहीं है, शायद इसी वजह से विलम्ब हो रहा होगा, जिसके लिए लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलम्ब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जहां एक तरफ जेपीएससी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, वहीं अब 1 महीने तक आंदोलन करने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब आंदोलनकारी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से आस है कि वो पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराकर छात्रों को न्याय दिलाएगा। अब बात करते हैं वंदे मातरम पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमित शाह ने इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। अमित शाह ने कहा है कि वंदे मातरम पर वो कांग्रेस का रुख देखकर काफी हैरान है। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में पूरा राष्ट्रगीत गाने से साफ इनकार कर दिया। संसद में पारित कानून को मानने से इनकार कर दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रेशर में 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े किए थे और उसी वक्त देश के विभाजन की नींव पड़ी, और अब एक बार फिर से कांग्रेस वही कर रही है। उसकी न नीयत बदली है और ना ही नीति। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस के इस देश विरोधी चरित्र को जनता के सामने उजागर करेगी। तो वंदे मातरम को लेकर के विवाद अभी फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस की जो नीति है, उसकी जो सोच है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम पर वो कांग्रेस का रुख देख करके काफी हैरान है। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में ये पूरा राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया, संसद में पारित कानून को मानने से इनकार कर दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रेशर में 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े किए थे और उसी वक्त देश के विभाजन की नींव भी पड़ी थी। अब एक बार फिर से कांग्रेस वही कर रही है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए
वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन कांग्रेस के नेता गोलमोल बात करते हुए नजर आए। सरकार ने पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में कानून बना करके वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा को कंपलसरी बना दिया है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने पहले इनफॉर्मल आदेश जारी किया कि पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। इसके बाद वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सीडब्ल्यूसी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस 1937 के अधिवेशन में पास हुआ रेजोल्यूशन को ही मानने वाली है, जिसमें वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को मान्यता दी गई थी। कांग्रेस के नेताओं का तर्क यह है कि जिस मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ था उसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो अमित शाह ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन अब कांग्रेस के नेता जवाब देते हुए नजर आए। हालांकि उनकी बातें काफी गोलमोल नजर आई। सरकार ने पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में कानून बना करके वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा को कंपलसरी कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ने पहले इनफॉर्मल आदेश जारी करके ये कहा कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट कैटेगरिकली टोल्ड यस्टरडे सीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हम डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। हैदराबाद के माधापुर इलाके में हुए एक सड़क हादसे का मामला सामने आया, जिसमें 26 साल की एक महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान भारती बुकी के रूप में हुई है, जो कि इन ऑर्बिट मॉल के लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में आंध्र प्रदेश से जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति रमेश के 21 साल के बेटे संजूश को आरोपी बनाया गया। मामला 16 अगस्त का है। आरोप यह है कि संजूश द्वारा चलाई जा रही लग्जरी
मार्टिन कार की टक्कर से यह हादसा हुआ। और दर्ज एफआईआर के मुताबिक घटना वाले दिन भारती मुखी और उनकी सहकर्मी दोपहर करीब 3 बजे खाना लेने गई थी और लौटते समय सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना के बाद उसी दिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था, जिसके बाद आरोपी का ड्रंक एंड ड्राइव और ड्रग टेस्ट कराया गया। खून के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली में गुरुवार की शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। रनौला इलाके में एक एनकाउंटर में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों बदमाश हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटर बताए जा रहे हैं और जानकारी के मुताबिक भाऊ गैंग इलाके के मशहूर डॉक्टर नरेश शर्मा से लगातार रंगदारी मांग रहा था और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। डॉक्टर को मिल रही धमकियों की वजह से पुलिस ने डॉक्टर और उनके परिवार को सुरक्षा भी दी थी। पुलिस के मुताबिक द्वारिका एक्सप्रेस के नीचे चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार थार जिसमें बदमाश सवार थे, उसकी एक लोडर गाड़ी से टक्कर हो गई। एक्सीडेंट के बाद दोनों बदमाश जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस का पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से घेर करके इन दोनों ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों में एक नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से विदेशी पिस्तौल भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में घायल बदमाशों में से एक की पहचान समीर के रूप में की गई है, जबकि दूसरा नाबालिग बताया जा रहा है। ये दोनों भाऊ गैंग के लिए काम कर रहे थे। भाऊ गैंग ने इस इलाके के एक मशहूर डॉक्टर को लगातार रैंसम के लिए धमकियां दे रहा था और उसी में पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी, जिसके बाद एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। ठीक यही वो जगह है जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर बदमाशों को गोली लगी थी और घायल होने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। इनके पास से विदेशी पिस्टल भी बरामद की गई है, जो कि ये पुलिस के ऊपर जिससे लगातार फायर कर रहे थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने कैंसर की नकली और अवैध तरीके से डाइवर्ट की गई महंगी दवाओं के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इस पूरे मामले में अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों के कब्जे और ठिकानों से 588 भरी हुई एंटी कैंसर दवाओं की शीशियां बरामद की गई। बरामद दवाएं और दूसरे सामान की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों से करीब 50 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए। बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों तक फैली इंटरस्टेट सप्लाई चेन का खुलासा हुआ है। हमारी क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक सिंडिकेट है जो काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैंसर की जो काउंटरफीट दवाइयां हैं और साथ ही कुछ हॉस्पिटल से चोरी की हुई, डाइवर्ट की हुई दवाइयां हैं, उनको मार्केट में लार्ज स्केल में सप्लाई कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप किया। जुलाई के महीने में कोऑर्डिनेटेड रेड्स हुई मुंबई और दिल्ली में। वहां से कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कुछ तो ऐसे थे जो हॉस्पिटल्स में बतौर एम्प्लॉइज काम कर रहे थे और वहां से इन्होंने मेडिसिन चोरी करके मार्केट में सप्लाई की। और इस सिंडिकेट का एक वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन नेटवर्क है, जिसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फार्मेसी स्टोर ओनर्स हैं। वाराणसी के रोनिया थाना इलाके में अपहरण के बाद एमएससी छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है और साथ ही छात्रा का शव एक बंद मकान में मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा का प्रेमी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्रा 3 दिन पहले घर से कॉलेज के लिए निकली थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 3 दिन बाद इलाके के एक बंद मकान से बदबू आने के बाद लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती का प्रेमी विवेक चौबे भी घटना के बाद से गायब है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जब पुलिस ने परिवारजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 18 अगस्त को सुबह कॉलेज के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां से लड़की का शव बरामद हुआ है वह कमरा विवेक चौबे नाम के आदमी द्वारा किराए पे लिया गया था, जो कि इनका दूर का रिश्तेदार भी है।
परिवारजनों द्वारा विवेक चौबे के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई है और मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तुरंत गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें जल्दी ही कार्रवाई होगी। और अब खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, जहां त्योहार नजदीक आते हैं, मिलावटखोर गैंग भी एक्टिव हो जाते हैं। बाजारों में धड़ल्ले से नकली और मिलावटी दूध, पनीर, खोया सब कुछ बिक रहा है। हालांकि खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। भारी मात्रा में मिलावटी और नकली खाने की चीजें पकड़ी जा रही हैं। यूपी के बुलंदशहर में टीम ने 1500 लीटर मिलावटी दूध और 200 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया। तो डिपी में रेड के दौरान एफडीए ने 10,000 किलो से ज्यादा केले जब्त किए हैं, जिन्हें केमिकल से पकाया जा रहा था। और वहीं महाराष्ट्र में अब एडिबल ऑयल में मिलावट और नियमों के उल्लंघन पर एफडीए एक्शन में है। दूध में मिलावट की जा रही है, पनीर में मिलावट की जा रही है, सोयाबीन तेल में मिलावट की जा रही है और यहां तक कि केले में भी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदना बीमारी को दावत देना है। और ये हम क्यों कह रहे हैं वो आपको अगले कुछ मिनटों में एक एक तस्वीर दिखाकर समझाते हैं। दूध पानी की तरह बहाया जा रहा है, पनीर पर मक्खियां बैठी हैं, गंदगी कितनी है वो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां अरनिया थाना क्षेत्र के डाबर गांव में खाद्य विभाग ने गणेश डेयरी पर छापा मारा। मौके से 2 क्विंटल मिलावटी पनीर और करीब 1500 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया। इसके साथ ही पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और डेयरी बंद करवा दी गई है। ये डेयरी है गणेश डेयरी, रेकी की थी तो ये पता चला था कि यहाँ पर कुछ एडल्ट्रेशन का काम चल रहा है। हालांकि जब हम मौके पे आए तो कोई भी अपमिश्रक या इस तरह की चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन जो इनका स्टाफ है उन्होंने ये बताया कि इन्होंने दूध में SMP मिलाया है और रिफाइंड मिलाया है और दूध बड़ी ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा हुआ था। अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी सी, वो खाने लायक नहीं था। तो FBO ने खुद ही अपनी स्वेच्छा से उसको स्वीकार किया है और उसको फिर नष्ट कराया गया है। 1500 लीटर के करीब दूध है और 200 किलो पनीर है। तत्काल प्रभाव से इनका कारोबार रोका जा रहा है और रोकने के लिए इनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस पर भी कोई कारोबार नहीं करेंगे, लाइसेंस इनका सस्पेंड किया जाए। अब आपको ओडिशा के कटक की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां से 17 लाख से ज्यादा की मिलावटी पनीर जब्त की गई है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने बाजार में पहुंचने से पहले पनीर की खेप ले जा रही करीब गाड़ियों को रोका, जिनमें से 7000 किलो मिलावटी पनीर और छेना मिला। हैरानी की बात यह है कि 7000 किलो पनीर में से सिर्फ 30 किलो पनीर ठीक पाया गया, जिसके बाद विभाग ने जब्त किए गए पूरे स्टॉक को नष्ट करवा दिया। दूध पनीर के साथ साथ सोयाबीन तेल में भी मिलावट का खेल चल रहा है। यानी जो लोग अच्छी सेहत रखने के लिए सोयाबीन तेल खाते हैं वो अलर्ट हो जाएं। गुजरात के पाटन जिले में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। सिद्धपुर GIDC में छापा मारकर 14,709 किलो संदिग्ध तेल जब्त किया गया। टीम को ऑयल टैंकर से 13,800 किलो एडिबल ऑयल मिला, जिसके बाद पैकिंग के लिए तैयार 40 तेल के डिब्बे जब्त किए गए। रेड के दौरान एक ट्रक से खराब तेल के 210 डिब्बे भी बरामद हुए हैं। मिलावटखोरी के धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाटन पुलिस ने सिद्धपुर में जो GIDC है वहाँ गामी फूड इंडस्ट्री पर रेड करते हुए तेल में मिलावटखोरी की एक बड़ा रैकेट चल रहा था, उसको यहाँ पे पकड़ा है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ FSSAI के जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से एडिबल ऑयल में आप एक दूसरे एडिबल ऑयल की मिलावट कर सकते हैं। करीब 20% तक आप उसमें दूसरा एडिबल ऑयल मिला सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट का, लेकिन उसको बकायदा ब्रांडिंग में मेंशन करना होता है और उसके परसेंटेज भी मेंशन करने होते हैं कि वो कौन सा ऑयल किस ऑयल में मिलाया गया और उसका कितना परसेंटेज है। लेकिन यहाँ पे बिना किसी जानकारी के ये सारी चीजें चल रही। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस फैक्ट्री में सोयाबीन तेल में सस्ते या वेस्टेज वाले तेल की मिलावट की जा रही थी। वेस्टेज तेल का ये स्टॉक कहां से लाया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल टेस्ट के लिए लैब भेज दिए हैं और फैक्ट्री मालिक भौतिक रमेश भाई पटेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इस इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड के ऑयल बेचे जा रहे थे और उसमें जो बचा हुआ ऑयल प्रिक्योर किया जाता था अहमदाबाद और बड़े शहरों में से, जो होटलों में ऑयल बच जाता है उसको प्रिक्योर करके लाया जाता था और मल्टीपल ऑयल जो थे अलग अलग ब्रांड्स के उसको उसमें मिला करके किसी को सोयाबीन का ऑयल बता करके बेचा जाता था, कोई सरसों का ऑयल बता करके बेचा जा रहा था या राइस ब्रांड बता करके बेचा जा रहा था। जैसे जब यहाँ पे बीती रात रेड हुई है तब ये जो बड़ा टैंक है जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है, यहाँ करीब 11,000 किलो 11 टन सोयाबीन का ऑयल जो है वो स्टोर करके रखा हुआ था। इसके सैंपल्स जो हैं वो फूड डिपार्टमेंट ने बाद में आकर के लिए हैं। एडिबल ऑयल में मिलावट के खिलाफ महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे भी एक्शन में हैं। दरअसल राज्य में तमाम छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस कारोबार, सब स्टैंडर्ड तेल, रीलेबलिंग और रीपैकेजिंग समेत 12 तरह की अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद अब खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और सरसों के नाम पर सिर्फ 100% सरसों का तेल बेचने की अनुमति है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने एडिबल ऑयल में मिलावट और नियमों के उल्लंघन पर ऑर्डर जारी कर दिया है। लोगों को ये जो एडिबल ऑयल है वो सेफ मिले, ना मिस ब्रांडेड, ना अनसेफ, ना सब स्टैंडर्ड। इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और लोगों को भी पता होना जरूरी है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। सजा ये है कि अगर ये अनसेफ पाया जाता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का उनका प्रोविजन है, प्रावधान है। 10 लाख तक की उसमें जुर्माना भी लग सकता है। उसके साथ अनसेफ के साथ पेनल्टी जो है उसमें सब स्टैंडर्ड अगर मिलता है तो 5 लाख तक की पेनल्टी है। मिस ब्रांडेड अगर मिलता है तो 3 लाख तक की पेनल्टी है। जो अडल्चरेंट है अगर वो मिलता है किसी के पास, जो एफबीओज है, वो 10 लाख तक की पेनल्टी है। विदाउट लाइसेंस, विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है तो उनको 10 लाख तक की पेनल्टी है और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो 10 लाख तक के प्रावधान है। महाराष्ट्र में अब जंग लगे कंटेनर, पुराने टैंकरों से तेल की ढुलाई और बार बार इस्तेमाल होने वाले फ्राइंग ऑयल पर भी कार्रवाई होगी। वहीं नियम तोड़ने पर 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। रीयूज है, ये क्या होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट है जैसे कि होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ पे ये ऑयल बार बार यूज किया जाता है और बार बार यूज करने के बाद उसका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो जाता है। इसको टीपीसी लेवल बोलते हैं। ये टीपीसी लेवल ऑयल का 25 से रीयूज वाला 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज्यादा नहीं होता। वो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दिखता है, सबको दिखता है। तो वो 25% से ज्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट वो फैट की जगह वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट होता है और ट्रांसफैट इज वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। इसलिए वो टीपीसी 25 लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो फ्रेश ऑयल है उसका टीपीसी लेवल 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रीयूज है तो इसके लिए र्यूको गाइडलाइन है, रीयूज पर्पज यूज कुकिंग ऑयल गाइडलाइंस है। उस हिसाब से देयर आर एनलिस्टेड वेंडर्स, उनको उन्होंने सेल करना है या देना है। आप अगर खुद को हेल्दी रखने के लिए फल खाते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अब फल भी हेल्दी नहीं रहे, क्योंकि कर्नाटक के उडुपी से जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको परेशान कर दिया। दरअसल खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि उडुपी में केमिकल का इस्तेमाल कर केला पकाया जा रहा है, जिसके बाद टीम ने एक ऑपरेशन चलाया और उडुपी के अलेयूर, केमथूर और डुगलीपाड़ू गांवों में उन दुकानों पर छापा मारा जहां केले को केमिकल का इस्तेमाल करके पकाया जा रहा था। टीम ने 10,890 किलो केले जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 8,71,000 रुपए है। राजस्थान के जयपुर में भी त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जहां टीम ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत रेड की और रेड में 893 किलो खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई, जिनमें मावा, पनीर, घी और दूध शामिल था। साथ ही 142 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। शहर शहर खाद्य विभाग की रेड जारी है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। और अब खबर जेनजी की। यूपी में जेन अल्फा के बाद अब जेनजी सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को कन्नौज के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं मिलने से नाराज छात्र छात्राओं ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना पर पुलिस सारा अफसर पहुंचे, छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं दिखे। इसके बाद मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट वैशाली पहुंची और बच्चों के साथ बात की, लेकिन बच्चे सरकार से लिखित आश्वासन मांग रहे थे। छात्रों का कहना यह है कि वो 5 महीने से स्कॉलरशिप के लिए भटक रहे हैं,
लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट वैशाली ने मंत्री असीम अरुण की चिट्ठी बच्चों को दिखाई, जिसमें यह कहा गया कि स्कॉलरशिप न पाने वाले छात्र दोबारा आवेदन कर सकेंगे और सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खातों में आ जाएंगी, जिसके बाद छात्र छात्राओं का प्रोटेस्ट खत्म हुआ। अब छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से जो मास्टर डेटा भेजा जाता है उसमें गलतियां थी और कॉलेज प्रशासन ने उस समय पर नहीं भेजा, जिसकी वजह से उनकी जो स्कॉलरशिप है वो रुकी हुई है। हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस खाली अपनी फीस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोन लेके पढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। अभी तक स्कॉलरशिप नहीं, हम लोग कैसे फीस दे, क्या हम लोग फिर से लोन ले या कहाँ से करें, कैसे करें? हम लोग भी गरीब फैमिली से आते हैं, तो हम लोग कोई वो नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को सुनना चाहिए टीचर्स को, लेकिन हम कोई सुन नहीं रहा है। हम लोगों की सर छात्रवृत्ति जो है 5 महीने से, पिछले 5 महीने से हम डीएम सर के पास में, एडीएम सर के पास में, और जो मंत्रालय देखते हैं माननीय असीम अरुण जी समाज कल्याण विभाग का, उनके पास भी 2 बार गए और हम लोगों को डेट पर डेट दी जाती है कि 15 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। और माननीय डायरेक्टर सर के भी पास गए, उन्होंने बताया कि आप हम लोग बात कर रहे हैं आगे अधिकारियों से और आपकी समस्या हो जाएगी सॉल्व। हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, 5 महीने से हम लोग बताया जा रहा है कि हम लोग स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम परेशान हो गए, हमें लिखित में चाहिए, हमें लिखित में चाहिए कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए, वो लिख के दे कि हमारी आएगी। हम लोग डीएम तक गए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं बोला है कि बोले आ जाएगी, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। एमएलए तक हम। और वहीं कॉलेज के डायरेक्टर का कहना यह है कि उन्होंने सभी छात्रों के पेपर टाइम्स पर भेजे, लेकिन पोर्टल में खामियों के चलते बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं हो पाए, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप अटक गई है। बच्चों की पिछले साल की स्कॉलरशिप समाज कल्याण विभाग द्वारा जो दी जानी थी, वो कतिपय पोर्टल में कुछ त्रुटियां हैं, जिसके कारण से समाज कल्याण विभाग की तरफ से नहीं आ पाई है। कॉलेज की तरफ से पूरी तरीके से हर चीज़ समय से फॉरवर्ड की गई थी नवंबर 25 में, और यूनिवर्सिटी से भी नवंबर 25 में ही वो चीज़ फॉरवर्ड हो गई थी समाज कल्याण विभाग को, लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं आई। तो बाद में उसी की वजह से बच्चे आए थे मेरे पास, कई बार आ चुके। तो मैंने जब आए, मैंने सारी प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट कर दिया शासन को और प्रशासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी, और विश्वविद्यालय प्रशासन में प्रोसेस चल रहा है, इस प्रदेश स्तर पर भी कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो हो जाएगी इनकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो चूँकि हमारे हाथ में तो होती नहीं है, हम तो सिर्फ कागज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो हमने समय से किया है। अब इस पूरे मामले पर समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा का कहना यह है कि विभाग की नहीं बल्कि पोर्टल की गलती, पोर्टल खामियों की वजह से छात्र की स्कॉलरशिप टाइम से नहीं मिल पाई। नहीं, बच्चों की मांग छात्रवृत्ति को लेकर मिल रही है कि लास्ट ईयर इनके जो एक टेक्निकल त्रुटि की वजह से छात्रवृत्ति नहीं आ पाई थी, उसको सही करा के फिर वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। मास्टर फीस पकड़ में नहीं आ रही है, मास्टर फीस पकड़ में नहीं आ रही है, हाँ ये समस्या है, यही टेक्निकल त्रुटि की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी बच्चों का फॉर्म यहाँ से फॉरवर्ड हुआ, बाकायदा फॉरवर्ड हुआ है, नियमित सब कुछ हुआ है, कोई जिले स्तर से कोई समस्या नहीं है। ये मैं, चूँकि मेरी भी उतनी जानकारी नहीं है टेक्निकल तौर पर, हाँ ये कि तकनीकी त्रुटि है, उस त्रुटि को एनआईसी के माध्यम से दूर करा के और इनके फिर से समस्या आप लोगों को कराई गई है। अब इसके बाद क्या कदम आप लोग उठाएंगे? और अब खबर मुंबई के कुल्ला से, जहां पर एक विशाल क्रेन झोपड़पट्टी पर गिरने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्रेन MMRDA की थी, जो कि कुर्ला और सिंगल लोकल ट्रेन लाइन के ओवरहेड वायर के ऊपर गिरी है। क्रेन इतनी बड़ी थी कि रेलवे लाइन के किनारे बनी कई झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। हालांकि इस हादसे में रेल ट्रैफिक पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये सिंगल लाइन है और सिर्फ मालगाड़ी के लिए इस्तेमाल होती है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। मेरे को यहाँ से कोई बंदे का फ़ोन आया बाजू के, बोलने लगे भाई शफीक भाई बोल रहे। मैं बोला हाँ भाई बोलिए, कौन बोल रहे आप? 2:00 पे मेरे को फ़ोन आया, तो मेरे को बोलने लगे तुम्हारी बहन के घर पे ना इतना बड़ा किरण गिर गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया है और जल्दी आओ। तो मैं वैसे ही भागते हुए आया, तो मेरी छोटी वाली भांजी भी मेरे को दूसरे बिल्डिंग में रहती थी, उनको भी कॉल किया किसी ने, वो मेरे को फ़ोन करिए, मतलब तू आ आराम से। उसके बाद में हमारी पूरे परिवार आया और यहाँ आके देखा तो मेरे जीजा जी का पूरा ये सर पे लगा हुआ था, सर फटा हुआ था मेरा।
जीजा जी का, वो मिले। मेरी बहन मुझे नहीं मिली थी यहाँ पे, मैं हॉस्पिटल भागा। मेरी बहन का ना बहुत ज़्यादा जख्मी है मेरी बहन के सर पे ज़्यादा लगा हुआ माल। और डॉक्टर से मैंने बात किया, डॉक्टर बोला अभी हम कुछ बता नहीं सकते, सीटी स्कैन करना है उसको। सीटी स्कैन के बाद में सैन बोलते, यहाँ के लोकल लोग ने लेके गए थे सैन हॉस्पिटल, तो सैन हॉस्पिटल वाले ने नहीं लिया। वो जितने भी यहाँ वाले लोग को जो लगा, जो बाजू वाले 4 जन को लगा है, पीछे वाले लोग को लगा, सबको उनने ना प्राइवेट में भेजा। पिछले करीब 3 घंटे से मैं खुद यहाँ पर हूँ। जो हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक हादसा है, जिसकी वजह से कितनी तो भी जाने जा सकती थी, लेकिन कहते हैं कि एक कर्मा था कि बहुत बड़ी हानि होते होते बची हुई है। बट हमारी अभी यही मांग रहेगी कि जो भी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी अभी तक आगे आया नहीं है, या फिर अभी तक वो फाइंड आउट ही नहीं हुआ है जिसकी किसकी गलती से ये चीज़ हुई है। अभी एक मिनट के लिए सोच के देखिए, ये सिर्फ ये गिरा है तो किसी का घर टूटा है, किसी को इंजरी हुई है, यहाँ तक ये मसला है ही नहीं। आप थोड़ा सा अगर पीछे जाके शूट करके देखेंगे तो वहाँ पे पूरी बस्ती है जहाँ पे रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन के ऊपर ओवरहेड वायर्स चल रहे हैं जिसमें स्पार्क हो गया है। अगर ये हानि बहुत बड़े पैमाने पे होती थी तो ये झोपड़पट्टी जल के खाक होने के लिए कितना मिनट लगता था। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। भजनलाल सरकार मानसून सत्र के पहले दिन ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल सदन में पेश करने वाली है। समान सिविल संहिता प्रारूप समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यूसीसी विधेयक का ड्राफ्ट सौंप दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई थी। इस प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानून प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिल में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने और बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधान भी चर्चा में है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाने की तैयारी है। आदिवासी समुदायों की परंपराओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखने का प्रावधान बताया गया है। दिल्ली सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी में दवा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुए 650 करोड़ के घोटाले की जांच में जरूरी फाइलों के नष्ट किए जाने का आरोप एंटी करप्शन ब्रांच ने लगाया है। एंटी करप्शन ब्रांच ने कोर्ट में कहा कि पहले गायब बताई जा रही घोटाले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलों को जानबूझकर नष्ट किया गया। इन फाइलों में टेंडर, खरीद की दर, आपूर्ति, स्टॉक और अधिकारियों की भूमिका से जुड़ी अहम जानकारी होने की संभावना थी। पहले जिन 7 फाइलों के गायब होने की बात सामने आई थी, उनमें से प्रत्येक फाइल घोटाले की अलग कड़ी खोल सकती थी। फाइलें मिलती तो खरीद की प्रक्रिया से लेकर अस्पतालों तक आपूर्ति और भुगतान की स्थिति का मिलान किया जा सकता था। 18 मई 2026 को जांच टीम सीपीए से रिकॉर्ड लेने पहुंची थी। उस समय महत्वपूर्ण फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण करते हुए इसे राजधानी के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि एमपीडी 2047 विकसित भारत के विजन के अनुरूप है और इसका लक्ष्य दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर में बदलना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमपीडी 2047 के तहत करीब 40 लाख फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर इसे 695 किलोमीटर तक किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमपीडी 2047 के तहत आनंद विहार में मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाए जाएंगे। साथ ही एकीकृत पार्किंग के लिए ढांचा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में 30 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे भूतल पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान एक यात्री की जान चली गई। ये घटना चर्च गेट बोरीवली लोकल ट्रेन के दिव्यांगजन कोच में घटी। सीट पर बैठने को लेकर 62 साल के दिव्यांग केजिटन पाल की बहस 48 साल के अमजद सफरुद्दीन शेख से हुई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी अमजद ने बुजुर्ग केजिटन पाल को चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। ट्रेन से गिरने के कारण केजिटन पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत बांद्रा पश्चिम स्थित भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। उन्होंने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। उन्होंने इस मुलाकात को बहुत ही खास बताया। इस दौरान देश और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर दोनों की बातचीत हुई। बागेश्वर पीठाधीश ने राष्ट्रपति को आगामी कन्या विवाह महोत्सव का न्योता दिया है।
उन्होंने राष्ट्रपति को इस बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुलाकात के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक खास उपहार भेंट किया। उन्होंने राष्ट्रपति को बुंदेलखंड के वीर योद्धा और बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल की सुंदर प्रतिमा दी।